हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था एंड उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम सबसे पहले उसका एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसका आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो क्वेश्चन है, इन अ रिएक्शन 2A to gives P, the concentration of A decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes. Then calculate average rate of reaction in this time interval. तो देखो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रिएक्शन है जिसकी इक्वेशन है 2A to gives P एंड फिर बोल रहा है कि A का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0.5 से 0.4 मोल पर लीटर तक। कितने मिनट में? 10 मिनट में। तो हमें इस टाइम इंटरवल में इस रिएक्शन की एवरेज रेट निकालनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने लास्ट क्लास में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो रेट ऑफ रिएक्शन मींस सिंपली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। फिर देखो रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप की डिफाइन होती है। तो एक होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज जस्ट लाइक एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो जिस तरीके से हम फिजिक्स में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझते हैं, उसी तरीके से हम एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को समझेंगे। क्लियर? तो देखो लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस में टाइम है एंड वाई एक्सिस में कॉन्सेंट्रेशन है। एंड किसका कॉन्सेंट्रेशन? रिएक्टेंट का। ओके, तो वाई एक्सिस में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। तो लेट्स सपोज रिएक्टेंट का इनिशियली कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन था, वो यहां पे था। ठीक है, तो ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब टाइम बढ़ा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगा। ठीक है, ये इस तरीके से मान लो कम हो रहा है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम बढ़ने पर। ओके, चलिए अब देखो ये 0 टाइम है, फिर ये 1 सेकेंड, टाइम इन सेकेंड मान लो, इन सेकेंड, 1 सेकेंड, फिर 2, फिर 3, 4, 5, इस तरीके से एक्स एक्सिस में टाइम सेकेंड में मेंशन है। ओके, एंड 1 सेकेंड पे इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा। क्लियर? एंड लेट्स सपोज 4th सेकेंड पे इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, दिख रहा है सभी को? तो लेट्स सपोज हम 1 सेकेंड से 4 सेकेंड तक, मीन्स 1st सेकेंड से 4th सेकेंड के बीच में जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल में इस रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करना चाहते हैं। क्लियर? एंड इसका 1th सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन है 0.5, लेट्स सपोज रिएक्टेंट का। हम इस क्वेश्चन को फिलहाल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। हम जस्ट समझ रहे हैं कि एवरेज रेट का मतलब क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है। ओके, तो 1st सेकेंड पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है 0.5 एंड 4th सेकेंड पे उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होकर हो गया 0.3। जस्ट सपोज कर रहे हैं। ओके, तो बताओ इस टाइम इंटरवल में, मीन्स 1 से लेकर 4th सेकेंड के टाइम इंटरवल में, मीन्स इस टाइम इंटरवल में, तो ये है डेल्टा टी। ओके, इस टाइम इंटरवल में
कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया, तो कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया, 0.5 से 0.3। क्लियर। तो हम यहाँ पे जो रेट निकालेंगे 1 से 4 सेकेंड पे, तो वो रेट जो कहलाएगी वो कहलाएगी एवरेज रेट। तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो हम रेट निकालते हैं वो बाय डिफॉल्ट कौन सी रेट होती है, एवरेज रेट होती है। ठीक है। एंड एवरेज रेट को हम सिंपली डेल्टा सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। एंड ये रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है, तो हम एक्स्ट्रा क्या साइन यूज करेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे यहां पर। ओके। तो जो हम यहाँ पे निकालते हैं एवरेज रेट, तो सिंपली कैसे निकालते हैं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। फाइनल कितना है 0.3 और एक एक्स्ट्रा माइनस साइन इसका है, माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.5 अपॉन टाइम इंटरवल कितना लगा, 1 सेकेंड से 4 सेकेंड, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड का टाइम इंटरवल है यहां से यहां तक का। क्लियर यहां तक। फिर हम उसको सॉल्व करके फटाफट आंसर निकाल लेंगे। ओके। तो ये है एवरेज रेट का कॉन्सेप्ट। क्लियर। अब देखो हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मींस एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी रेट निकालनी है। किसकी रेट, रिएक्शन की रेट। तो हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है। तो लेट्स सपोज हमें इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ये देखो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस रिएक्शन की रेट निकालनी है। क्लियर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कर्व का स्लोप निकालेंगे। ये देखो इस पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप निकालेंगे। यस। ठीक है। वही जो स्लोप होगी वो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगी, इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट हम कैसे निकालेंगे, बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, स्मॉल डी यूज करना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे उसको, माइनस वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज स्मॉल डी, एंड यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज डी स्क्वायर ब्रैकेट सी अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम दैट इज dt। तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट का सिंबल। ओके। तो इस तरीके से निकाला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट अल्टीमेटली इस कर्व का क्या है, स्लोप है। एंड इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्शन की रेट, वही कहलाएगी इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर। जिस तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन होती है, वैसे ही इंस्टेंटेनियस रेट डिफाइंड है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल डी यूज करते हैं, डेल्टा यूज नहीं करते। डेल्टा हम यूज करते हैं एवरेज रेट के लिए। क्लियर है सभी को। चलिए इसको आप लोग अलग से नोट कर लेना, इंस्टेंटेनियस रेट को और एवरेज रेट को। ओके। ये मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा में बताया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट का मतलब क्या होता है। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन
0.5 कैपिटल एम से मोल पर लीटर मीन्स कैपिटल एम, 0.5 कैपिटल एम से 0.4 कैपिटल एम तक डिक्रीज होता है। एंड टाइम कितना लगता है? 10 मिनट। तो 10 मिनट के टाइम इंटरवल में इस रिएक्शन की रेट हमें निकालनी है। मीन्स रिएक्शन क्या है? 2A2 gives P। ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन की रेट हमें निकालनी है। वो भी कौन सी रेट? एवरेज रेट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में रेट निकालेंगे। ठीक है, तो देखो रेट ऑफ disappearance of A equals to, अब ये तो हमने स्टेटमेंट लिखा। अब सिंबल कैसे लिखेंगे? तो देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A इक्वल्स टू माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। माइनस साइन की यूज की क्योंकि A रिएक्टेंट है। क्लियर? इक्वल्स टू इक्वल्स टू माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T। ओके, तो देखो A का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 से 0.4 तक डिक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है 0.5 क्या है? A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज AI, एंड 0.4 क्या होगा? रिएक्टेंट A का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? तो हम यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे। माइनस AF कितना है? 0.4 माइनस AI कितना? 0.5 अपॉन टाइम इंटरवल 10 मिनट्स। क्लियर? तो इक्वल्स टू 0.4 माइनस 0.5 0.1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? तो फाइनली 0.1 अपॉन 10 इक्वल्स टू ये कितना आएगा? 0.01। एंड यूनिट, अब देखो यूनिट हम कैसे बनाएंगे? तो A का कॉन्सेंट्रेशन यूनिट मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। एंड यहाँ पे हमने टाइम किस में लिया है? मिनट में लिया है। यहाँ पर मिनट, मोल पर लीटर मिनट, ये हो जाएगा इसका यूनिट। ओके, अब अगर मान लो हमें ऑप्शन में रेट दी हुई है इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर सेकेंड, तो हम कैसे करेंगे? तो इसको कन्वर्ट करना होगा। तो देखो 0.01 मीन्स 10⁻⁻² अपॉन, अब मिनट को सेकेंड में नोट करना है, तो एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो यहाँ पे 60 को डिवाइड करेंगे, फिर मोल पर लीटर सेकेंड, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। समझ गया तक? क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया हमने? चलिए अब देखो, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हमने क्या निकाला है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए निकाला है। हमें इस रिएक्शन की रेट निकालनी है, इस रिएक्शन की रेट निकालनी है। तो अब हम क्या लॉजिक लगाएंगे? तो हमने जो लास्ट क्लास में रेट एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको लगाएंगे। तो रेट एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंस। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट ए की रेट से रिलेट करेंगे। तो पढ़ा है हमने, तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 1/2, दैट इज 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए, दैट इज 2, इनटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, दैट इज माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। क्लियर यहां तक? अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। ओके, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू
60 into 10 to power of -2 मोल पर लीटर मीन्स कैपिटल M पर सेकेंड। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। आई बस हमने कैसे क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, तो देखो एकदम ध्यान करो, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है हमें इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस दिए थे और टाइम इंटरवल दिया था एंड हमें रिएक्शन की रेट पूछा था। तो हमें रिएक्शन की रेट को निकालने के लिए एक बार ध्यान देना होगा कि उस रिएक्शन की इक्वेशन क्या है। ठीक है, जैसे हमने यहां तक निकाल लिया और इसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो स्पेसिफिकली रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में रेट आई है। समझ गए? रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए रेट एक्सप्रेशन यूज करना होगा। ओके, चलिए अब इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्शन की इक्वेशन है दैट इज 2a plus b to gives 3c। तो अगर हमें इस इक्वेशन का रेट एक्सप्रेशन बनाना हो हर एक सब्सटेंस के इंस्टेंटेनियस रेट के फॉर्म में, मींस डिफरेंशियल फॉर्म में, तो हम कैसे बनाएंगे उसको देखो। तो सबसे पहले लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, फिर देखो जहां जहां हम डेल्टा यूज करते थे वहां वहां स्मॉल डी यूज करेंगे फॉर डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, मींस अगर हमें हर एक सब्सटेंस के इंस्टेंटेनियस रेट के फॉर्म में रेट एक्सप्रेशन बनाना हो तो हम डेल्टा की जगह स्मॉल डी यूज करेंगे। क्लियर? चलिए, तो देखो सबसे पहले हम रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो रिएक्टेंट ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, तो ये हो जाएगा 1/2 इनटू फिर डेल्टा की जगह स्मॉल डी एंड साथ में माइनस साइन क्योंकि ए रिएक्टेंट है, तो माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट ए अपॉन डी टी। ओके, फिर इक्वल्स टू, फिर है रिएक्टेंट बी जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 को लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्टली लिखेंगे माइनस dB बाय dt। फिर इक्वल्स टू, फिर अगला है प्रोडक्ट दैट इज C और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3, तो हम लिखेंगे 1/3 इनटू dC अपॉन dt। तो यहां पर हमने माइनस साइन यूज नहीं किया क्योंकि C प्रोडक्ट है। क्लियर है पर? तो ये हो जाएगी डिफरेंशियल फॉर्म में रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसमें हमने इस रिएक्शन की रेट को हर एक सब्सटेंस के इंस्टेंटेनियस रेट से रिलेट किया है। समझ गया तक? चलिए, अब देखो हमने थोड़ी देर पहले इंस्टेंटेनियस रेट का कॉन्सेप्ट लिखा था ग्राफ के थ्रू, उसको एक बार और देखते हैं। हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें y एक्सिस में रिएक्टेंट R का कॉन्सेंट्रेशन है एंड x एक्सिस में टाइम है। ओके, एंड इन सेकेंड, टाइम सेकेंड में। क्लियर? एंड टाइम के साथ रिएक्टेंट R का कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से वेरी होता है, इस तरीके से चेंज होता है, जो कि हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया। क्लियर? मींस टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा है। दिख रहा है सभी को? अब देखो, लेट्स सपोज हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्टेंट R की रेट निकालनी है। ठीक है, तो जैसे हमें इस पर्टिकुलर टाइम पे रेट निकालनी है रिएक्टेंट R के रिस्पेक्ट में एंड वो टाइम है मान लो 10 सेकेंड। ओके, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे उस कर्व में, ये जो कर्व है उस कर्व पे एक स्लोप बनाएंगे, मींस टेंजेंट खींचेंगे। ठीक है, तो हमें इस पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्टेंट R की रेट निकालनी है, तो हम उस पर्टिकुलर टाइम पे उस कर्व पे एक स्लोप मींस एक टेंजेंट खींचेंगे। क्लियर?
इस तरीके से। ओके, एंड फिर हमें अगर ग्राफ में अलग अलग टाइम पे रिएक्टेंट आर का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो हम आसानी से इस पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्टेंट आर की रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास 15 सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पता है, ये देखो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, एक सेकेंड और थोड़ा सा, ये देखो है ना, तो इस पॉइंट पे कट किया ये, तो 15 सेकेंड पे रिएक्टेंट आर का कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, जिसको हम मान लेते हैं आर एफ, दैट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, या फिर आर एफ ना लिखकर अपन ऐसे लिख लेते हैं इसको, इट इज आर एट 15, concentration of reactant at 15th second. Okay, and हमें 5 सेकेंड पे भी रिएक्टेंट आर का कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो ये कहां पे जाके मीट करेगा, इस टेंजेंट को या फिर स्लोप को बोल सकते हो यहां, ठीक है, एंड यहां पे हमें रिएक्टेंट आर का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे भी पता है, दैट इज R5, concentration of reactant at 5th second या फिर at 5 second। क्लियर, तो हमें ये दोनों वैल्यू पता है। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मींस एट 10 सेकेंड रिएक्टेंट आर की रेट कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां लिखता हूं, rate of reaction at t equals to 10 second will be equals to minus, पहले तो सिंबल लिखते हैं ना, तो माइनस स्मॉल d कैपिटल R स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपॉन dt। ओके, फिर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है तो उसका स्लोप क्या आ रहा है, तो उसके लिए हम फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मींस हमें जिस पर्टिकुलर टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो हमें 15 सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन पता है, दैट इज R15, तो R15 की हमें वैल्यू पता है। ओके, यहां पर एक माइनस साइन में यूज होगा, माइनस, फिर हमें 5th सेकेंड पे भी ये देखो तो हमें 15 सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन पता है, 5 सेकेंड पे भी कॉन्सेंट्रेशन पता है, दैट इज R5 अपॉन, फिर हम टाइम का डिफरेंस निकालेंगे, तो R15 का टाइम 15 माइनस R5 का टाइम 5, तो इस तरीके से क्या निकालेंगे, इस स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर, तो मैथमेटिक्स वालों को अच्छी तरीके समझ में आ रहा होगा। ओके, फिर जो भी वैल्यूज होगी उसको पुट करके फाइनल आंसर निकाल देंगे। क्लियर, तो इस तरीके से हम 10 सेकेंड पे रिएक्टेंट आर की रेट निकाल सकते हैं। क्लियर, फिर उसी तरीके से मान लो लेट्स सपोज यहाँ पर 25 सेकेंड है, तो 25 सेकेंड पे रिएक्टेंट आर की रेट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस कर्व में फिर से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मींस उसका स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे, ये ठीक है। फिर सिमिलर वही वर्क जो हमने यहाँ पे किया है। क्लियर, फिर यहाँ पर एक और बात नोटिस करो कि 10 सेकेंड पे स्लोप ऐसा था, ठीक है, एंड 25 सेकेंड पे स्लोप ऐसा है, तो स्लोप क्या हुआ है, बढ़ा है कि कम हुआ है, पहले इतना फिर इतना, तो देखो स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एंड स्लोप कम हो रहा है, इसका मतलब रेट कम हो रही है, क्योंकि स्लोप भी अल्टीमेटली क्या रिप्रेजेंट करती है, रेट रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्लोप डिक्रीज होता जाएगा, मींस रेट डिक्रीज होती जाएगी इस पर्टिकुलर केस में। यहां तक क्लियर सभी को, चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लेते हैं, है ना। ओके,
नोट कर लिए। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेट लॉ। ओके, तो हमारा न्यू टॉपिक है रेट लॉ। तो देखो, हमने क्लास 11th में लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे किस तरीके से डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन और एक्टिव मास में क्या पढ़ा, उसको देखते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन की इक्वेशन है A2 gives प्रोडक्ट। ओके, तो इस रिएक्शन में कैपिटल A रिएक्टेंट है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट A के कॉन्सेंट्रेशन पे किस तरीके से डिपेंड करेगी। तो देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, आप लोगों को याद आ रहा होगा क्लास 11 में हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, rate of this reaction is proportional to concentration of A। ओके, याद आया आप लोगों को। फिर अगर मान लो हमारे पास कोई दूसरी रिएक्शन है और उस रिएक्शन की इक्वेशन है 2B to gives प्रोडक्ट, तो यहां पे इस रिएक्शन के लिए हम अगर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं ATLMA, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज proportional to concentration of reactant B to the power its stoichiometric coefficient, that is 2। ओके, फिर हमारे पास कोई दूसरी रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन की इक्वेशन है, एंड वो इक्वेशन इस तरीके से मान लो A plus 2B to gives प्रोडक्ट्स। तो यहां पर हम इस रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं तो इक्वेशन रिलेशन क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन rate of this reaction is proportional to concentration of reactant A to the power its stoichiometric coefficient, that is 1, and into concentration of reactant B to the power its stoichiometric coefficient, that is 2। क्लियर है तक? तो ये बनेगा रिलेशन रेट और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के बीच में लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसी लॉ को हम जब जनरलाइज करते हैं तो हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, उसकी इक्वेशन इस तरीके से AA plus BB to gives प्रोडक्ट्स। तो यहां पर हम जनरलाइज्ड लॉ लगाते हैं मास एक्शन का, तो वो क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ATLMA, rate is proportional to concentration of reactant A to the power its stoichiometric coefficient, that is small a, into concentration of reactant B to the power its stoichiometric coefficient, that is small b। तो ये हो जाता है जनरलाइज्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली उस रिएक्शन की इक्वेशन में जो हर एक रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को उन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की पावर में डायरेक्टली ले रहे हैं, इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर, चलिए अब देखो रेट लॉ क्या है। ठीक है, उसको समझते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन आपको वापस से याद आ गया सभी को, क्लास 11 में जो हमने पढ़ा था। अब हम समझेंगे कि रेट लॉ का क्या मतलब है। तो देखो, लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, उसकी इक्वेशन है A2 gives
प्रोडक्ट। ओके, तो अगर हम इस रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं, तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा इस रिएक्शन की रेट का और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का, वो रिलेशन क्या बनेगा? तो बनेगा रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A to the power 1. That is, rate of this reaction is proportional to concentration of reactant A. ठीक है, अब बताओ इस पर्टिकुलर रिलेशन से हम क्या समझ रहे हैं, इससे हम क्या मीनिंग निकाल रहे हैं? तो ऑब्वियसली बात है, इसका ये मीनिंग है कि इस रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट A के कॉन्सेंट्रेशन पे डायरेक्टली रिलेटेड है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? एंड इसका अल्टीमेट मीनिंग क्या है? पावर, इसमें जो पावर 1 है इसका अल्टीमेट मीनिंग क्या है कि अगर हम इस रिएक्शन में रिएक्टेंट A का, सुनना, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट A का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देंगे, रिएक्टेंट A का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम डबल कर देंगे तो उस रिएक्शन की रेट क्या होगी? तो आंसर आएगा डबल। ठीक है, तो एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन, इफ वी change the concentration of A and make it double, then according to law of mass action, rate of reaction should becomes डबल। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, है ना, कि अगर हम रिएक्टेंट A के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें तो रिएक्शन की रेट भी डबल हो जानी चाहिए। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये डायरेक्टली स्टेटमेंट के फॉर्म में समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। तो देखो, मैथमेटिक्स के फॉर्म में आप लोगों को समझाता हूं मैं इसको। तो हमारे पास ये है रिलेशन रेट और रिएक्टेंट A के कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। फिर हम इसको जब एक्सपांड करेंगे, मींस प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, तो क्या लगता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पर रेट इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज स्मॉल k। याद आ रहा होगा आप लोगों को, इसको क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। क्लियर? चलिए, अब देखो, हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया केस 1 में, मींस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रिएक्शन की रेट हम डिटरमाइन कर रहे हैं। रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A समथिंग, मींस हमने A का कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन लिया है। ठीक है, इनिशियल कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन लिया, तो हम उसको AI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स सपोज हमने रिएक्टेंट A का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली कुछ ना कुछ लिया जिसको हमने AI से रिप्रेजेंट किया। क्लियर? तो उस पर्टिकुलर केस में उस रिएक्शन की रेट कुछ ना कुछ आई, उसको हम रेट 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट 2 परफॉर्म किया, हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें हमने A के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया। क्लियर? डबल कर दिया मींस सेकेंड केस में A का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ AI। पहले जितना लिया गया था उससे डबल लिया गया इस बार सेकेंड एक्सपेरिमेंट में। क्लियर? तो अब रेट क्या होगी? रेट इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट इक्वल्स टू K। अब देखो, K तो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, जो कि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। सब पढ़ चुके हैं हम क्लास 11 में। इनटू 2 टाइम्स ऑफ AI। क्लियर? तो हमारे पास कितनी इक्वेशन आ गई? 2 इक्वेशन आ गई। क्लियर? एंड सपोज हमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसकी रेट पता है, हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उसकी रेट निकालना चाहते हैं और उसकी रेट को रिलेट करना चाहते हैं फर्स्ट रेट से।
ठीक है, मैथमेटिकली। तो हम जब 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या होगा, रेट इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट अपॉन रेट इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इक्वल्स टू k 2 टाइम्स ऑफ ai अपॉन k ai। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो R2 इक्वल्स टू ai कैंसल, k कैंसल, तो क्या बना, R2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R1। दिख रहा है यहां पर। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में रेट क्या हो गई, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के कंपैरिजन में डबल हो गई। दैट इज रेट इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेट इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। एंड हमने किया क्या था, कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया था। ठीक है, जो मैं यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली बता रहा था, क्योंकि मुझे रिलेशन डायरेक्टली दिख रहा था। तो अगर मैं रिएक्टेंट ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करूं तो रेट डबल हो जानी चाहिए एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर दिस रिएक्शन। क्लियर? बट देखो, ये सब तो हमने थ्योरेटिकली सब कुछ दुनियादारी निकाल ली, बट एक्सपेरिमेंटली, अच्छा एक सेकंड देखो ना, यहां पे हम जस्ट ये थ्योरी लगा रहे हैं, जस्ट थ्योरी लगा रहे हैं कि हमने माना है कि एक एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रिएक्शन की रेट इस तरीके से है, तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ये हम एज्यूम कर रहे हैं ना, ये एज्यूम कर रहे हैं कि सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जब हम ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देंगे तो रेट क्या हो जानी चाहिए, तो क्या हो जानी चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ रेट इन फर्स्ट केस हो जानी चाहिए। ठीक है, बट हमने एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व किया, बट एक्सपेरिमेंटली वी ऑब्जर्व दैट ऑन doubling the concentration of A, rate becomes 4 times। अब ये देखो, यहां पे जादू हो गया। ठीक है, तो ये है एक्चुअलिटी में। हमने जब एक्सपेरिमेंटली इस चीज को ऑब्जर्व किया, यहां पे एज्यूम किया था, लेकिन जब इसमें हमने एक्चुअली एज्यूम ऑब्जर्व किया तो ये देखा कि रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट क्या हो गई, 4 गुना हो गई। ठीक है, तो फिर यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, अब वो गड़बड़ी क्या है उसको देखते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लो एक बार। मीन्स अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डाटा के अकॉर्डिंग, एक्सपेरिमेंटल डाटा के अकॉर्डिंग रेट का रिलेशन निकालेंगे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, तो अभी तो हमने रेट का रिलेशन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्टली लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लगा दिया था, लेकिन अब हम इसी रिएक्शन की रेट का रिलेशन उस रिएक्शन के रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से एक्चुअलिटी में क्या रिलेशन होगा वो हम एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। तो देखो, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट केस में जब हमने रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन AI लिया था, तो उस वक्त उसकी कुछ ना कुछ रेट आई R1। ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगा रहे हैं। तो हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अब एक्चुअलिटी में परफॉर्म किया, तो उसमें हमने A का कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन लिया और उस कॉन्सेंट्रेशन पे उस रिएक्शन की रेट कुछ ना कुछ आई और वो है R1। क्लियर? फिर हमने क्या किया, सेकेंड केस में कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया। ठीक है, एंड देखो अभी हमें इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन की पावर नहीं पता है। हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि इस कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या होगी। यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली 1 लगा दी थी क्योंकि यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था, लेकिन अब हम यहाँ पर 1 नहीं दे सकते, तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ अननोन एज्यूम करना पड़ेगा और वो है x। क्लियर? तो हमने AI का रिएक्टेंट A का कुछ ना कुछ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेकर उस रिएक्शन की रेट निकाली एंड उसका ये इक्वेशन बनी। ओके, फिर हमने रिएक्टेंट A का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया। कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर ये देखो 2AI
अभी भी x अभी भी अननोन है, क्योंकि हमें पावर नहीं पता है, एक्चुअल पावर नहीं पता है। अब वो एक्चुअल पावर हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालेंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो R2 है मींस रेट ऑफ रिएक्शन इन सेकेंड केस वो 4 टाइम्स हो गई किसके, R1 की। क्लियर है यहाँ पर? तो देखो अगर हमें ये पता चल चुका है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो अब हम इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से मैथमेटिक्स के थ्रू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही लगाएंगे यहां पर, सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये बनेगा R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू, देखो R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू, अब R2 क्या है, K 2AI की पावर x अपॉन K, अब ये R1 क्या है, AI की पावर x, क्लियर। तो यहां पर 4 इक्वल्स टू K के कैंसिल आपस में, AI भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 और उसकी पावर x बचेगी, ठीक है। अब देखो यहां पर हम सिंपल सी मैथड लगाकर x की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाकर x की वैल्यू पुट करेंगे जिससे दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। तो जब हम x1 पुट करेंगे तो 4 इक्वल्स टू 2 होगा, जो कि सही नहीं है। फिर जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 दैट इज 4, तो 4 इक्वल्स टू 4, यहां मैच कर रहा है। तो कब मैच कर रहा है, जब x की वैल्यू 2 आ रही है, क्लियर है अंदर। तो इट मींस A की एक्चुअल पावर क्या होनी चाहिए इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन की रेट A के कॉन्सेंट्रेशन पे एक्चुअली में किस तरीके से डिपेंड कर रही है, तो A के कॉन्सेंट्रेशन की सेकेंड पावर पे डिपेंड कर रही है। और ये है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिलेशन बिटवीन रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यही जो लॉ है वो क्या कहलाता है, रेट लॉ कहलाता है। तो रेट लॉ में हम किसी रिएक्शन की रेट को उस रिएक्शन के रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे एक्चुअलिटी में किस तरीके से डिपेंडेंसी है उससे निकालते हैं, ठीक है। मींस हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाते हैं कि किसी रिएक्शन की रेट उसके उस रिएक्शन के रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के किस पावर पे डिपेंड कर रही है, क्लियर है यहां तक। चलिए तो कब इसको यहां तक क्लियर सभी को। तो फाइनली क्या बनेगा, ये रेट इक्वल्स टू K A की पावर 2। तो ये है एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रेट की इक्वेशन, जिसमें इस रिएक्शन की रेट उस रिएक्शन के रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के किस पावर पे डिपेंड कर रही है, क्लियर है यहां पर। तो ये क्या रहेगा इसका रेट लॉ और रेट इक्वेशन, ऑफ द गिवन रिएक्शन। तो इस गिवन रिएक्शन का जो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रेट लॉ है, उसमें हम जो इक्वेशन बनाते हैं वो क्या कहलाती है, रेट इक्वेशन कहलाती है। समझ गए यहां पर। चलिए तो हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग, ये तो हमने एक्सपेरिमेंट से पता कर लिया, ठीक है। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन की बिना एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो इक्वेशन लिखेंगे, अभी हमने मान लो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया है, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट इज इक्वल्स टू K
इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, जो कि अभी अननोन है, हम डायरेक्टली 1 नहीं लिख सकते। 1 कब लिखते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि एक थ्योरेटिकल लॉ है, और ये जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। क्लियर? तो ये हम बनाते हैं इसका रेट इक्वेशन। और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट के थ्रू सारी चीजें पता करने के बाद फिर हम सारे डाटा कलेक्ट करके फिर हम x की वैल्यू निकालते हैं, और x की वैल्यू निकालने के बाद फाइनली एक और इक्वेशन बनाते हैं, जो कि फाइनल एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन होगी। क्लियर है यहाँ पर? चलिए नोट करते रहो सब कुछ। ओके, तो देखो, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ए ए प्लस बी बी टू गिव्स प्रोडक्ट्स। अभी फिलहाल हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं है ना? तो अगर हम इस इक्वेशन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं, तो क्या बनेगी? इक्वेशन रेट इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर इट्स गिवन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, that is small a, into concentration of reactant B to the power its stoichiometric coefficient which is given in the equation। तो इक्वेशन में जो stoichiometric coefficient given है उन्हीं को हम उसकी reactant की पावर में लगाते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है? बट परंतु किंतु अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम जो रेट इक्वेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? रेट इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर, जो कि फिलहाल हमें नहीं पता है, तो वो हमारे लिए अननोन है, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। तो ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, ये हम अननोन लेके चल रहे हैं, जो कि बाद में एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाई जाएगी। ठीक है? जो कि हियर x may be or may not be equal to small a। तो x की वैल्यू a हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, टोटली किस पर डिपेंड करेगी? एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करेगी। सिमिलरली y may be or may not be equals to b। सिमिलरली b की वैल्यू भी b बोलता हूं, y की वैल्यू भी b हो सकती भी है, नहीं भी हो सकती। ठीक है? चलिए, तो होपफुली इतना लंबा चौड़ा भाषण देने के बाद आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि रेट लॉ का क्या मतलब होता है। तो रेट लॉ में हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट इक्वेशन लिखते हैं, जिसमें रेट का रिलेशन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के एक्चुअल पावर से होता है। ठीक है? नोट कर लो इसको। मैं रेट लॉ के बारे में लिख देता हूं। According to rate law, rate of reaction depends on concentration of reactants is determined by experiments, and after experiments
rate is related to the actual power of concentration of reactants which is given by an equation which is known as rate equation or rate law। क्लियर? तो ये सिंपल सी मैंने अपनी लैंग्वेज में रेट लॉ की रेट लॉ का स्टेटमेंट लिखा है। ओके, चलिए आप लोग नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए सब। तो देखो, हमारे पास अगर कोई इक्वेशन हो A तो गिव्स प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे रेट लॉ के अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन क्या बनाएंगे? रेट इक्वेशन, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X, जो कि एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया जाएगा। क्लियर है? एंड यहाँ पे देखो स्मॉल k क्या होता है? रेट कांस्टेंट, ये हमें पहले से पता है, हमने क्लास 11 में भी पढ़ा है। ओके, तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो k होता है वो भी रेट कांस्टेंट होता है, और रेट लॉ में जो k होता है वो भी रेट कांस्टेंट ही होता है। क्लियर? एंड हम इसे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्लियर? एंड साथ ही साथ इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है। क्लियर है अंदर? फिर देखो k की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ k, वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। एंड ये भी हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। देखो वैल्यू ऑफ k डू नॉट डिपेंड ऑन concentration of reactants of a particular reaction। मीन्स किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पे k की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। क्लियर? पर जो k की वैल्यू है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। क्लियर है अंदर? एंड अलग अलग रिएक्शन के लिए k की वैल्यू अलग अलग आती है। ठीक है? चलिए, एंड जिस रिएक्शन के लिए k की वैल्यू ज्यादा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि वो रिएक्शन ज्यादा स्पीडली प्रोसीड होती है। एंड जिस रिएक्शन के लिए k की वैल्यू कम है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, या हम क्या समझेंगे कि उस रिएक्शन की स्पीड कम है। ठीक है? तो k से हम डायरेक्टली रिएक्शन की स्पीड को भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है? हायर द वैल्यू ऑफ k, हायर विल बी द स्पीड ऑफ रिएक्शन, लोअर द वैल्यू ऑफ k, लोअर विल बी द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है? ये हमारे लिए समझने के लिए फंडा है। ओके, फिर देखो लेट्स सपोज, यहाँ पे एक और बात करूं आप लोगों को ताकि आप लोगों से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व रहेंगे। अब मैं अगर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारे पास अगर कोई रिएक्शन की इक्वेशन दी हुई हो, है ना, एंड उस रिएक्शन का रेट लॉ भी दिया हो, ठीक है, तो लेट्स सपोज, हम सपोज करते हैं
इसी रिएक्शन का जो रेट लॉ डिटरमाइन हुआ एक्सपेरिमेंटली, मींस हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली है एक्सपेरिमेंट से, वो इस तरीके से डिफाइन होता है, दैट इज रेट इक्वल्स टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2। ओके, मान लो एक्सपेरिमेंट से एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। क्लियर? तो अगर हमें इस रिएक्शन में, सॉरी क्वेश्चन में के की वैल्यू गिवन हो और ए का कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो, तो क्या हम रेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं कि हमें किसी रिएक्शन का रेट लॉ दिया हो और उस रेट लॉ में वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो, तो उस कॉन्सेंट्रेशन पे उस रिएक्शन की रेट क्या होगी वो हमसे पूछता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलिए इसको नोट कर लो आपको। अब देखो डिस्कस करते हैं न्यू टॉपिक, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि रेट लॉ से ही रिलेटेड है। ठीक है? तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो मान लो कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी टू गिव्स प्रोडक्ट्स, एंड इस रिएक्शन का जो रेट लॉ है, अब रेट लॉ है बोल दिया मतलब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन लॉ। ओके, तो रेट लॉ क्या है, रेट इक्वल्स टू के, दैट इज स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स। ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगी, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। क्लियर? तो इस रिएक्शन की रेट, इस रिएक्शन की रेट इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के जिन पावर्स पे डिपेंड कर रही है, उन पावर्स को जब हम सम करेंगे तो एक फाइनल वैल्यू आएगी। तो जो फाइनल वैल्यू होगी वही वैल्यू कहलाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। क्लियर है यहाँ तक? और वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? तो सिंपली किसी रेट लॉ में जो रेट कॉन्सेंट्रेशन पे जिन पावर्स पे डिपेंड करती है, उन पावर्स को ही हम क्या बोलते हैं, रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और अगर इस रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, तो उन रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स का सम क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो अभी हम फिलहाल सपोज के लिए चल रहे हैं कि रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट है, तो इन दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के जिन पावर्स पे डिपेंड कर रही होगी इस रिएक्शन की रेट, उन पावर्स का सम क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। दैट इज इन दिस केस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स x प्लस वाई। x जो है वो रिएक्टेंट A के कॉन्सेंट्रेशन का पावर है और y रिएक्टेंट B के कॉन्सेंट्रेशन का पावर। क्लियर? एंड अगर हमारे पास कोई रिएक्शन होती A टू गिव्स प्रोडक्ट्स एंड इसका जो रेट लॉ होता वो मान लो ऐसा होता, रेट इक्वल्स टू K A की पावर x। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता, तो वो होता सिंपली x। क्लियर? अल्टीमेटली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ में स्पेसिफाई रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स होती है। ठीक है? अगर एक रिएक्टेंट है तो उस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एंड एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उन डिफरेंट रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है यहां तक? तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो देखो, इफ
are present in a reaction, then the sum of the powers of concentration of each reactants in rate law is called order of reaction. Clear? Or simply for वन रिएक्टेंट रिएक्शन मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्टेंट है, द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ इज इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, यहां पर मैं सारी डेफिनेशंस ओन लैंग्वेज लिख रहा हूं. ठीक है, कोई भी बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन नहीं है. क्लियर? तो होपफुली आप लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब समझ में आया होगा कि कोई रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली किस ऑर्डर की है. किस ऑर्डर की मतलब किसी रिएक्शन में एक्चुअली उस रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे किस तरह से डिपेंड करती है. ठीक है, मींस किस पावर पे डिपेंड करती है. क्लियर है? अंदर नोट करो इसको. नोट कर लिए. एंड देखो यहां पे जैसे कि मेरे रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो रेट लॉ है उस रेट लॉ में आप लोगों को इक्वेशन लिख रही है. रेट इक्वेशन दैट इज रेट इक्वल्स टू k इनटू a की पावर x इनटू b की पावर y. तो इसमें देखो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? x प्लस वाई. तो हमसे यहां पर ये पूछ सकता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A. ठीक है, तो इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है तो किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर पूछा जा सकता है. ठीक है, तो अगर पूछा गया व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A, तो A की पावर क्या है? x. तो वो हमारा आंसर होगा. दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A इज x. एंड सिमिलरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B इज y. एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज x प्लस y. क्लियर है? तक ऐसा भी पूछा सकता है आपसे. तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आप लोगों को. क्वेश्चंस में गड़बड़ी नहीं करनी है. अब देखो, इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 फॉर अ रिएक्शन, then this reaction is called first order reaction. मैं क्या लिखा कि अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर 1 है तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है. ठीक है, एंड कुछ एग्जांपल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के. एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे कि एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5. तो N2O5 का डिकम्पोजिशन एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है. ठीक है, तो आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब समझ आ रहा है कि ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 हो तो उन रिएक्शंस को कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके,
फिर और एग्जांपल्स हैं जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्लियर? एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है। क्लियर? नोट कर लेना इसको। फिर सिमिलरली सेकेंड यहां लिखता हूं, इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से बता रखा है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एंड वो न्यूमेरिकल वैल्यू 0 भी हो सकती है एंड 1 2 3 ऐसा भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, चलिए फिर इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0 देन रिएक्शन इज कॉल्ड 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर 0 है तो उस रिएक्शन को 0 ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल decomposition of NH3 on catalyst surface at high टेम्परेचर। ठीक है सर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। ओके, तो अमोनिया का डिकम्पोजिशन कैटलिस्ट की सरफेस पे हाई प्रेशर पे एक 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, एंड इसके बारे में आप लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे। क्लियर? एंड कुछ बायोलॉजिकल एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन भी 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, तो सम एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस। ठीक है, तो कुछ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन भी 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्लियर है? देखो एग्जांपल से आप लोगों को इनको याद करना है कुल मिला के, और टाइम टू टाइम आप लोग इन रिएक्शंस को देखते चलोगे। क्लियर है? एंड सिमिलरली इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 देन रिएक्शन इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर 2 है तो उस रिएक्शन को सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर? एंड इसमें एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ NO2। ठीक है, एंड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो एस्टर का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, तो वो भी क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्लियर? नोट करते चलो इनको, और इनको याद करना है आप लोगों को। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी
फ्रैक्शनल। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल वैल्यू में भी आ सकता है, मीन्स फ्रैक्शनल वैल्यूज भी किसी रिएक्शन का ऑर्डर हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। ओके, ठीक है, यहां पे फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन क्लियर। फॉर एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ acetaldehyde, decomposition of acetaldehyde, that is acetaldehyde का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO। ठीक है, एंड इक्वेशन है CH3CHO, यहां पे बनता है CH4+C। एंड इस रिएक्शन का ऑर्डर जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है वो कितना है? 3/2, दैट इज फ्रैक्शनल ऑर्डर। क्लियर है यहाँ तक? एंड एक और एग्जांपल है इसका फ्रैक्शनल ऑर्डर का, डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड, दैट इज COCl2। ये है कार्बोनिल क्लोराइड, इसका डिकम्पोजिशन होता है तो बनता है CO+Cl2, एंड इसका ऑर्डर भी 3/2 होता है। क्लियर है तक? चलिए उसको भी नोट कर लो आप लोग। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फ्रैक्शनल भी हो सकती है, होल नंबर वैल्यू भी हो सकती है, एंड जीरो भी हो सकती है। ठीक है, एंड कुछ कुछ केसेस में नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, बट हमारे सामने जो केसेस आएंगे उसमें मोस्ट ऑफ द केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो या तो फर्स्ट ऑर्डर होगी या फिर सेकंड ऑर्डर होगी। ठीक है, सॉरी सेकंड ऑर्डर बोलता हूँ, जीरो ऑर्डर होगी। ठीक है, तो हमारे सामने इस चैप्टर में जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आएंगे वो रिएक्शंस या तो फर्स्ट ऑर्डर मिलेंगे हमें या फिर जीरो ऑर्डर मिलेंगे, और बहुत ही रेयर केस में हमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मिल सकती है। क्लियर? अब देखो एक और रिएक्शन है जिसे कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? तो देखो, अगर हम किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स लें जैसे कि ए एंड बी, एंड उससे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए। ओके, एंड हमने इसका जो रेट लॉ बनाया वो इस तरीके से, रेट इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ओके, तो गाइस सपोज इसका रेट लॉ है रेट इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब देखो इनकी पावर्स देखो, पावर 1 पावर 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी इसकी? 2 होगी। तो देखो इस रिएक्शन में अगर हम किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट की क्वांटिटी को बहुत ज्यादा ले लें, मींस एक्सेस में ले लें, मींस एक रिएक्टेंट को हम अगर एक्सेस में ले लें तो उस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, मींस उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा रिएक्शन के टाइम में। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम ए के कॉन्सेंट्रेशन को, मींस ए को एक्सेस में ले रहे हैं, तो अगर जब हम ए को एक्सेस में ले लेंगे तो ए का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा तो ये भी कांस्टेंट ही है, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट मिलकर क्या बन जाएगा? एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? के डैश, ठीक है, इनटू बी। ठीक है, इफ ए इज टेकन इन एक्सेस,
क्लियर। तो जब ए को एक्सेस में लिया गया, बहुत ज्यादा मात्रा ली गई ए की, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ड्यूरिंग रिएक्शन, इस वजह से उसको हम कांस्टेंट ही मान के चलेंगे और फाइनली जो रेट होगा वो बी के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और उसकी पावर है 1। तो अल्टीमेटली ये जो रिएक्शन है वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जो कि लगती तो सेकेंड ऑर्डर की है, बट उसमें अगर हम रिएक्टेंट को एक किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लें तो वो रिएक्शन क्या बन जाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाती है। तो ऐसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है उधर? चलिए, तो कंडीशंस हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए कि हमें उसमें रिएक्टेंट किसी रिएक्टेंट को एक्सेस में लेना होगा। क्लियर? देखो, इफ वन ऑफ द reactant is taken in excess among two reactants of reaction, then this reactant is concentration of this reactant is almost constant and rate of reaction depends only on one reactant, and such reaction is called pseudo first order reaction. Okay, for example, hydrolysis of acidic hydrolysis of ester। ठीक है, यहां पर देखो एस्टर होता है, जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एस्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक फैमिली है, इसका एग्जांपल है CH3COO C2H2, दैट इज एथिल एसीटेट। क्लास 11 में पढ़ रखा है ना। तो एथिल एसीटेट का जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है वाटर को एक्सेस में लेकर एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में जस्ट एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। क्लियर? तो वाटर के एक्सेस में जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है तो हमें क्या बनता है, CH3 COOH, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड बनता है, और दूसरा जो पोर्शन है वो C2H5OH, दूसरा पोर्शन दूसरा प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है। ठीक है, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन जो हमने क्लास 10 में पढ़ा है। ठीक है, एंड क्लास 12 में भी पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो देखो इस रिएक्शन में ये जो अपना रिएक्टेंट है वो क्या है, एक्सेस में। तो जब हम इसका रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H2, दैट इज एथिल एसीटेट। ये एथिल एसीटेट। ओके, अब ये कांस्टेंट है। अब अगर ये कांस्टेंट में एक्सेस में, तो एक्सेस में तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, तो अगर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बनेगा। K और H2 मिलकर नया कांस्टेंट बनेगा, इट इज K डैश, एंड K डैश इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5, और अल्टीमेटली रिएक्शन
कैसे दिख रही है हमें? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिख रही है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। क्लियर है? आता इसमें बहुत कम एग्जांपल है ना? ये बस आप लोग को डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आप लोगों के स्कूल एग्जाम में पूछा सकता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ओके, चलिए नोट कर लेना इसको भी, है ना? ओके, अब देखो, लेट्स सपोज हमारे पास एक रेट लॉ है, वो ऐसे लिखा हुआ है, रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2। तो अगर कोई पूछे आप लोगों से कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। क्लियर? एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो एक जनरल सिंबल होता है वो होता है स्मॉल n। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक रेट इक्वेशन है, रेट लॉ है, दैट इज रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर ऑफ n, तो इस सिचुएशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? आंसर है n। तो रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? nth ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर n है, मींस बोल सकते हैं अननोन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? nth ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है यहां पर? चलिए इसको भी नोट करो। नोट कर लिए? अब देखो एक और चीज, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारे पास कोई रिएक्शन है, उसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर है, ठीक है, तो उस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा, उस रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, वो कैसे पता लगाएंगे? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जिसका रेट लॉ है रेट इक्वल्स टू K इंटू A की पावर 1। तो बताओ कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है? तो साफ साफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो इसमें जो ये रेट कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या होगा? तो उसके लिए हम सिंपली रेट और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट लिखेंगे और उससे निकाल लेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो लिखो यूनिट ऑफ रेट इक्वल्स टू यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज K इनटू यूनिट ऑफ concentration of K। ओके, नाउ यूनिट ऑफ रेट, तो रेट का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर सेकेंड इक्वल्स टू, ये हमारा क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ K इनटू यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, एंड ऑर्डर है फर्स्ट, तो पावर 1। अब बस निकाल लो फटाफट। तो यूनिट ऑफ K ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बताओ क्या आएगा? मोल से मोल कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, क्या बच गया? सेकंड बच गया। तो क्या आया? 1/2 और सेकंड इनवर्स। तो ये है यूनिट किसका? यूनिट रेट कांस्टेंट का, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट दिया हुआ है यूनिट के साथ, तो उसके यूनिट से हम पता लगा लेंगे कि वो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। तो हम K की यूनिट से ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता लगाते हैं।
ठीक है। अब जैसे मान लो ये आप लोग नोट कर लेना है ना, फिर यही पे आप लोग मॉडिफाई कर रहा हूं। लेट्स सपोज यहां पर हमारे पास ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यूनिट ऑफ पुराना फंडा, यूनिट ऑफ रेट इक्वल्स टू यूनिट ऑफ के इंटू यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2, ये लगेगा। फिर यहां पे यूनिट ऑफ रेट दैट इज मोल पर लीटर सेकेंड इक्वल टू यूनिट ऑफ के इंटू मोल पर लीटर, यूनिट ऑफ ए मोल पर लीटर टू द पावर 2। ओके, अब सॉल्व करो तो के की यूनिट क्या आ जाएगी, तो देखो यहां से एक मोल कैंसल, देखो ना मोल पर लीटर स्क्वायर मीन्स मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर। एक मोल पर लीटर गायब हो गया, निकल गया। लीटर इधर जाके ऊपर में आएगा, मोल नीचे में आएगा, तो लीटर पर मोल सेकेंड, क्लियर। एंड हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। समझ गया आता है। तो इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, इस तरीके से। क्लियर, नोट कर लो इसको। बहुत ही सिंपल सिंपल से टॉपिक है यहाँ पे। अब देखो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज n, दैट इज nth ऑर्डर रिएक्शन। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, तो वो क्या होगा, तो उसको भी वैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यूनिट ऑफ रेट मोल पर लीटर इक्वल्स टू यूनिट ऑफ के इंटू यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर स्मॉल n। ओके, चलिए अब यूनिट ऑफ ए दैट इज मोल पर लीटर, क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो यूनिट ऑफ के इक्वल्स टू ये मोल वैसे का वैसा ही है, फिर ये लीटर ऊपर जाएगा, लीटर की पावर n, ठीक है, अपॉन में लीटर की पावर 1, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में यहां पे नीचे मोल की पावर n, उल्टा हो गया, इधर आने पर उल्टा हो गया, लीटर ऊपर मोल नीचे। ओके, अब देखो मोल का फाइनल पावर क्या आएगा, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर नीचे में n है, तो मोल और क्या रह गया, यहाँ पे सेकंड रह गया ना, मोल पर लीटर यूनिट ऑफ रेट, मोल पर लीटर सेकंड, यहाँ पर सेकंड अलग से है, तो मोल की पावर 1 माइनस n इंटू लीटर। अब देखो यहाँ लीटर n, नीचे में लीटर 1, तो n माइनस 1, n माइनस 1, ओके, अपॉन क्या बच गया, सेकंड। तो सेकंड को उसको लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा यूनिट ऑफ के। तो कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हमें याद होगा तो फटाफट टिक लगा सकते हैं, और अगर याद नहीं है तो निकाल लेंगे हम। क्लियर है यहाँ पर, चलिए इसको नोट कर लेना। ओके, तो आज के लिए इतना इनफ है, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास से जितना भी टॉपिक्स हम अभी तक हमने पढ़ा है उन टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों का ये सारा टॉपिक तैयार हो जाना चाहिए। क्लियर। एंड जो भी समझ में नहीं आया आप लोगों को उसको आप लोग डायरेक्टली मुझसे डाउट पूछ सकते हो।
क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।